लाइफस्टाइल के पहले हिंदी पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा मेडिटेशन, योगा और नेचुरोपैथी। इन विषयों पर आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत ही गुणी जन हमारे बीच में आज उपस्थित होने वाले हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ अगर, तो उन्होंने MD है योगा और नेचुरोपैथी साइंस में। वो डिप्लोमा है योगा एजुकेशन में, उनकी मास्टर्स है योगा और मेडिटेशन में, और उनकी PhD है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस मैनेजमेंट और डाइट थेरेपी पे। सन 2009 में उन्हें एक इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अवार्ड मिला है बेस्ट रनर हॉस्पिटल का, और सन 2010 में उन्हें बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिला है गुजरात नेचुरोपैथी डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से। ऐसे गुणी व्यक्ति हमारे बीच में जो उपस्थित है वह शंकु नेचुरोपैथी सेंटर महसाणा के नाम से अपने इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं, जो कि गुजरात में उपस्थित है। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर चिराग अंधारिया को, जो अपने विचार आपके सामने व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। तो स्वागत है डॉक्टर चिराग आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर, पहले हिंदी पॉडकास्ट पर। डॉक्टर चिराग, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि योग, मेडिटेशन, लाइफ साइंस और नेचुरोपैथी में आपकी एक्सपर्टी है, तो मैं सबको ये बताना मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके निगाह में इसकी परिभाषा क्या है, इन चारों विधाओं की? सर, अब एक कोई नदी या तालाब या तो कोई एक सागर का पानी जा रहा है, एक भूमि से दूसरी भूमि पे जा रहा है, एक देश से दूसरे देश, एक खंड से दूसरे खंड जा रहा है, तब उसका नाम बदल जाता है। जैसे एक कोई नदी जो है मेरे घर से निकल रही होगी तो मैंने अपने हिसाब से अपना नाम पूर्वजों ने जो रखा उस हिसाब से मैंने कर दिया। फिर वही तालाब जो पानी बढ़ता बढ़ता आगे बढ़ाया, दूसरे ने देखा और उसका जिस हिसाब से नाम पाया गया वही है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये पूरा एक ऐसा ज्ञान है जो जैसे सारे पानी नदी जो है वो सागर में मिलती है, जब एक लेवल पे अनुभव पे पहुंच जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक व्यक्ति को कोई जैसे काका अंकल के नाम से कोई बोलता है, कोई मामा बोल रहा है, कोई उसको फूफा के नाम से जानता है, व्यक्ति तो वही है। तो मेरे हिसाब से तो ये ऐसा अद्भुत ज्ञान है जो जिसको जिस तरह से देखा, जिसने जिस तरह से पाया, उस हिसाब से उसके नामकरण कर दिए। ज्ञान का जो उद्गम स्थल है वो अनुभव है, इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है आपकी परिभाषा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि इस विज्ञान में आने का आपका मूल कारण, इसके तरफ जो रुझान हुआ आपका, इसका मूल कारण क्या रहा? आपको किसने मोटिवेट किया इसका बात के? सर, मेरे फूफा थे जो अभी भी है, वो फर्स्ट MBBS थे हमारे भावनगर में, और उसकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया अच्छी थी। तो मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मैं उसी के राह पे, जैसे घर में कोई बड़ा व्यक्ति का जो एक प्रभाव होता है, उस प्रभाव से मैं उसके प्रभाव में था। फिर उन्होंने आके मुझे बताया कि भाई मैं इतनी साल की प्रैक्टिस से बता रहा हूँ कि ये हमारा साइंस आगे जाके मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे, तो तुम इसमें आगे बढ़ो। तो मुझे आयुर्वेद में मिला था, फिर मैंने वो छोड़ के फिर नेचुरोपैथी ज्वाइन किया। आपके घर में डॉक्टर होने की वजह से आपका ये रुझान बना इस तरफ? जी सर। सर, मैं एक युवाओं के लिए एक मेरा प्रश्न है कि जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है या इनसिक्योरिटी की जो भावना भी घर कर रही है सबके दिलों में, तो इनसे निजात पाने के लिए योग या मेडिटेशन का क्या रोल बनता है, या कैसे ये अपने आप को इन प्रॉब्लम से बाहर कर सकते हैं? सर, पहली बात तो आज के युवाओं ने एक चीज जो कर दी है, जैसे अभी भी हम भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही उसको कन्विंस करने की या तो उसके लिए कुछ अच्छा शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी बीमारी को खुद नाम देते हैं और बहुत ही सॉफ्ट करते हैं। जैसे कि मोर एनालिसिस, मैं बोलता हूँ मोर एनालिसिस गिव यू पैरालिसिस, थॉट पैरालिसिस। थॉट पैरालिसिस का मतलब जब कोई चीज आप बार बार उसको सर्च करोगे तो उसका मतलब तो ये बनता है कि कहीं ना कहीं अंतकरण से आप उसने एक्सेप्ट कर लिया। आपने अगर कोई चीज आपने पकड़ ली है कि वही है, तो करत करत हो जाओ, जो सोचोगे वो तो होने ही वाला है। तो पहली बात तो मुझे बाहर निकलना है
तो ये चीज है, उसके बारे में नहीं सोच के बाहर निकालने के पर्याय के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंस जब मुझे आ जाए तो 100% एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिए जो हमारी जो पद्धति का आपने नाम लिया सारे, वो बेहतरीन से बेहतरीन है। और इसके आगे मुझे नहीं लगता कि कोई अभी तक ऐसी कोई दवाई तो बनी नहीं है जो हमें आप एक दवाई ले लो और ठीक हो जाए। मेरा तो ऐसा मानना है। अच्छा मनोबल और अच्छा आपके वैचारिक क्षमता अगर आप बढ़ाते हैं तो शायद मनोबल, yes, sir। सर वर्षों से ये कहा गया है कि ध्यान करें, योग करें, लेकिन फिर भी इसकी अवेयरनेस हम कम लोगों में पाते हैं। इसका मूल कारण क्या लगता है आपको सर? सर ध्यान का मतलब अभी हमने अंग्रेजीकरण करके उसको मेडिटेशन कर दिया है, प्रॉब्लम वहां आ गई। जैसे दवाई का स्टेशन का नाम मेडिकेशन है, वैसे अगर हम कोई मानसिक परिस्थिति में फंस जाए तो उस स्टेशन को हमने बोल दिया मेडिटेशन। एक्चुअली ध्यान शब्द ही पर्याप्त है। देखो कोई खाते समय भी बोला जाता था खाते समय ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ से कार लेके अहमदाबाद निकलूंगा तो भी बोलते हैं कि ध्यान से ड्राइविंग करना। तो ड्राइविंग में भी ध्यान था, बोलने में भी ध्यान है, चलने में भी ध्यान है। और जहाँ मेडिटेशन आया वहां पे युवाओं ने क्या समझ लिया, आंख बंद करनी है और बहुत ही ऐसी कोई परिस्थिति में योग करना पड़ेगा तब जाके हम ध्यान कर पाएंगे। तो ध्यान का सही मतलब है टू अवेक विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर की अवेकनेस को मेंटेन करना पड़ता है। और उस अवेकनेस में जाने के लिए पहले अवेयर होना पड़ता है। तो अवेयरनेस के बाद अवेकनेस, ऐसे करके करके अगर हम गए तो उसको ध्यान और योग के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर मैं काफी मुस्लिम समाज में और दूसरे भी जगहों पे बैठता हूँ, मेरे काफी मित्रता है। और एक सवाल बार बार मेरे मन में आता रहा है इनसे बात करके कि जो कि एक भ्रांति फैली है या जो लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसका जवाब मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे ढंग से हमें बता पाएंगे कि जो योग है वो क्या एक धार्मिक क्रिया है या किसी धर्म से जुड़े कोई विधा है या ये सभी को करना चाहिए? सर पहली बात तो ऐसा है ही नहीं कि योग कोई धर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर तंदुरुस्त रहना, मेरा अगर धर्म है तो डेफिनेटली धर्म से जुड़ा हुआ है। तंदुरुस्त रहना सबका जन्म सिद्ध अधिकार है सर। तो उस अधिकार क्षेत्र में आने वाले टूल को अगर हमने धर्म से जोड़ दिया, वही चीज बता रही है कि कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता इतनी खराब है, या तो हम इतने मेंटली मैच्योर नहीं हुए, डेवलप नहीं हुए। योग शब्द में कहीं पे भी धर्म आता नहीं है सर। यम नियम, वो क्या बोलते हैं कि आप झूठ मत बोलो, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रखो, चोरी मत करो, यानी ऐसे 5 टूल अगर मैंने फॉलो किए तो यम और नियम से सोशल हेल्थ बन जाएगी। और आसन प्राणायाम मैं खुद करूंगा, जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसमें भी कोई धर्म की बात नहीं है। मुझे सांस लेना कोई धर्म की बात थोड़ी है, पर टेक्निकल रिदम से मैं सांस लूंगा तो प्राणायाम है। आसन का मतलब पोस्चर नहीं है, शरीर मन की एकाग्रता से करने वाली बैठक, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति का, वो इसका नाम है आसन। और कई लोग आजकल शेप बना के, पोस्चर बना के बोलते हैं कि आसन है। वो करने से फिजिकल हेल्थ हो गई, धारणा ध्यान कर लिया मैंने तो फिर मेरी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी होने वाली है। तो जो समाज के अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाए हमें, तो कैसे धर्म की बात हो सकती है? किसी को योग अगर नहीं करना है, उसके चलते अगर उसकी अगर ये एक्सक्यूज है तो बात अलग है, अदरवाइज ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। योग और मेडिटेशन जो है आपकी मन की शक्ति को और आंतरिक जो शारीरिक शक्ति है और बाह्य शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। इससे ज्यादा योग के बारे में हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते इस वक्त में। ऐसा मतलब ये फर्स्ट पहलू है, जैसे मैंने बोला है और आपको शायद मालूम हो कि अगर शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है, अब फिलसूफी है या कोई कल्चर बोल रहा है वो अलग बात हो गई, पर ये बात तो सही है कि देयर इज अ सोल इनसाइड द बॉडी। तो एक अगर मंदिर गंदा है और साफ सफाई नहीं है तो कौन दर्शन पूजा अर्चना करने जाएगा? वैसे ही अगर मुझे अपनी खुद की हु एम आई सर्च करना है मुझे, तो वो सोच कब आने वाली है? जब घुटने का दर्द नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, तब जाके आई कैन सर्च माई ओन जर्नी। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द योगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो बाकी सब चीजें भी आपके लिए काम करती हैं। क्या योग ध्यान के अलावा और भी कोई विषय है जो आपके शरीर विज्ञान और अस्तित्व को खोजने के लिए आवश्यक है? सर योग के साथ साथ अगर हम लोग शरीर की तंदुरुस्ती की और माइंड का सोल सर्च की बात करें
तो आज के समय के अंदर वैदिक परंपरा से जो चली जा रही है वो सारी परंपरा को हम इसमें कवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आयुर्वेद को भी ले सकता हूँ। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग कहीं ना कहीं एक ही चीज है, जो अलग अलग समय पे डेवलप हुआ और अलग अलग समय पे उसका प्रचार प्रसार जिस तरह से हुआ, इस प्रकार से वो पंथ बन गया। अदरवाइज जो हमारे वेदों के अंदर जो बात कही हुई उसमें ही एक बात है आयुर्वेद। तो वो मेन चीज है जो मेरे ख्याल से हमें शरीर की ओर और आत्मा की ओर समझने की, तंदुरुस्ती के लिए और खुद को मेंटेन करने के लिए वो बहुत सहायक है। योग को योग या मेडिटेशन को अपनाने या शुरू करने का कोई समय होता है सर विशेष, या किसी उम्र में उसको शुरू कर देना चाहिए, या सर ऐसा, जैसे कई बार मुझे लोग पूछते हैं, ये सवाल का जवाब देने के लिए मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ। तब मुझे पूछते हैं कि ध्यान कितना करूँ, तो मैं उसको बताता हूँ कि पंखे की स्विच तो नहीं है कि मैं 2 घंटे चालू रख के बंद कर दूंगा या आधा घंटा चालू रखूंगा। तो जब हमारे अंदर की जागृति आती है, जब हमारे अंदर की, और बेहतर तो कई बार योग जो परंपरा, गुरु परंपरा से वो लोग ये बोलते हैं कि आप नहीं तो सिलेक्ट करते हो, योग आपको सिलेक्ट करते हैं। कहने का मतलब उसका ये होता है कि जब आपके अंदर वो मैच्योरिटी आती है तब आपके अंदर वो सोच ख्याल आते हैं। अदरवाइज वो सोच और ख्याल आ ही नहीं सकते, वो मैच्योरिटी का आपका लेवल नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर बच्चे से बात करें तो 7-8 साल की उम्र के बाद, 10 साल 9 साल वो जो है वो सही उम्र हम मान सकते हैं कि वहां से वो थोड़ा शारीरिक क्रियाओं से योग शुरू करे। धीरे धीरे करते करते 12-15 तक जाए तो वो फिजिकल क्लींजिंग प्रोसेस में भी आना शुरू करे, और धीरे धीरे वो दोनों चीज करता जाएगा तो करीबन जो एडल्ट हो जाएगा तब तक वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में भी आगे सोचना शुरू करेगा। ये मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ इस जगह पे कि जब जब हमारा मस्तिष्क का जितना स्तर होता है उसी स्तर पे हमें उस क्रिया को करना चाहिए। पहले हम अगर शारीरिक क्रियाएं कर सकते हैं तो शारीरिक क्रियाएं करें, फिर अपने मानसिक उसमें अगर जब मनोबल बढ़ता है तो हम उसमें अपने आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। ध्यान लगाना क्या बुजुर्गों और साधुओं का ही काम है, या आज के यूथ को भी ऐसे करना चाहिए? सर पहली बात तो ध्यान को युवाओं ने समझ लिया है, कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस करना। तो कॉन्सेंट्रेशन और फोकस करने से हिप्नोटाइज हो सकता है बंदा, ध्यान नहीं लग सकता। समझती में अपने आप को जो चीज जैसे वैसे उसको एक्सेप्ट करना, एडॉप्ट करना, और उस एक्सेप्ट और एडॉप्शन के समय पे अपने आप को ऑब्जर्वेशन में डालना। ऐसी परिस्थिति में जब बंदा चला जाता है वो ध्यान है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो आप जब रिटायरमेंट हो जाओ तब करोगे, तो क्या फायदा फिर, आपको गिले शिकवे और पुराने भूतकाल में चले जाओगे। तो ध्यान ऐसी चीज है, ऐसी परिस्थिति है जो आप कभी भी, कोई भी उम्र वाला कर सकता है, जो मस्तिष्क से डेवलप हो चुका हो, यानी कि मतलब बचपन से थोड़ा बाहर आ चुका हो तो कर सकता है। क्या ये मिथ है, और ऐसे मानने वाले लोग ध्यान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जब उसको ये सेंस आएगी तब पछताना पड़ेगा। सर ये जो आज के स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, गृहिणियां हैं हमारी, इनको भी दिन भर स्ट्रेस होता है किसी न किसी बात का। तो इनके रिलैक्सेशन के लिए कोई विधा ऐसी हो जो आप थोड़ा सा सजेस्ट कर सके इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे, कि वो कुछ अपना आपको जल्द से जल्द रिलैक्स करने के लिए? देखो ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग वो मेडिटेशन के लिए, प्राणायाम के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। योग के लिए भी ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है। और उसका मैं सीधा, मैंने अनुभव से जो पाया, श्वास का मतलब मैं तो समझता हूँ स्व की आस, मेरे ऊपर खुद का जो भरोसा है वो अंदर जाता है। प्रश्वास, दूसरे के ऊपर आस और दूसरे के ऊपर भरोसा बाहर नहीं निकलता है। तो कहीं ना कहीं अगर ब्रीदिंग जो है वो मैं बैठे बैठे, मुझे कोई एक्साइटमेंट या एंजाइटी में एंगर में आऊंगा तो फास्ट हो जाएगा। वही चीज मैं दौड़ के आऊंगा सर, दौड़ के आऊंगा तो भी ब्रीदिंग फास्ट होगा। तो फिजिकल एक्टिविटी करूंगा या मेंटल इमोशन में बह जाऊंगा, मेरी ब्रीदिंग के ऊपर असर आती है। तो अगर मुझे ब्रीदिंग कंट्रोल करना सीख जाऊं तो मैं वो स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना सीख जाता हूँ, और मेरे फिजियोलॉजिकल जो बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर भी मैं काबू करना सीख सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर फिजिकल स्ट्रेस है या मानसिक स्ट्रेस है आपको, तो दोनों का इलाज आपके ब्रीदिंग से हो सकता है, आप ये बताना चाह रहे हैं? पहले तो आप डीप ब्रीथ करो और फिर ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना सीखो। कहीं ना कहीं देखो, जितने भी शांत प्राणी है, एनिमल्स है, टोर्टोइज लो, बड़े एनाकोंडा लो, तो जो से पड़े रहते हैं तो वो 4 या 6 बार ब्रीथ करते हैं। और जो डॉग है, कितना मतलब एक्टिव एनिमल मैं बता रहा हूँ, वो पर मिनट में 35 से 45 तक ब्रीथ करता है। तो जितना शॉर्ट ब्रीथ और ज्यादा ब्रीथ, उतनी शरीर की चंचलता बढ़ती है।
जितना माइंड काम रहता है, जितना फिजियोलॉजिकल हम रिलैक्स रहते हैं, उतना हमारा ब्रीदिंग भी स्लो हो जाता है। तो जैसे ही ब्रीदिंग स्लो हुआ, फिजियोलॉजिकल मेंटल हम रिलैक्स हो सकते थे। 21वीं सदी के इस आपाधापी वाले युग में और जो खुराक वगैरह की प्रॉब्लम है, नेचुरोपैथी से आप रिलेट करते हैं, और इन सब अ, दौर में जो कि मिलावट का दौर चल रहा है अभी, इस दौर में व्यक्ति को अपना ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए नेचुरोपैथी के लेवल पे, थोड़ा सा अगर आप ब्रीफिंग दें उस पे। ठीक है सर। अब देखो, मैं जहाँ पे रहता हूँ वो परिस्थिति को पहले तो मैं एक्सेप्ट करूँ। मैं पॉल्यूशन जो एयर में है उसको तो मैं बदल नहीं सकूंगा, मैं कोशिश कर सकता हूँ। और मैं कोशिश करूंगा तो मुझे देख के मेरी फैमिली, और फैमिली को देख के सोसाइटी, सोसाइटी को देख के अंदर वो जिले, और जिले से ऐसे ही आगे बढ़ सकता है। तो पहले तो मुझे अपने आप को ये चीज में अपने अंदर डालना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं करूँ कि अगर मुझे 5 तत्वों को बैलेंस करके रखना है, अत्र तत्र सर्वत्र, तो खाने के अंदर मुझे सीजन के हिसाब से, जैसे मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा है, अचानक से उसको डाइटिंग का विचार आता है और वो गूगल पे सर्च करते हैं, और लेस कैलोरी वाली चीज कौन सी है वो सर्च करेंगे, तो लेस कैलोरी वाली चीज वो वाटरमेलन मिला। और उसने सर्च कब किया था? वो मॉनसून में किया था या तो विंटर में किया था। वाटरमेलन खाना कब चाहिए? समर में खाना चाहिए। तो वो सीजन को फॉलो नहीं करते। जैसे रेनकोट तो मैं बारिश में पहनूंगा ना, मैं विंटर में क्यों निकलूंगा? तो जो सीजन वाइज एटिकेट्स है, जो हमारी एज वाइज एटिकेट्स है, उसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो सर्टन लेवल तक हमारी बॉडी उसको सपोर्ट करती है। उसके बाद उसको सपोर्ट करना बंद कर देते और हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में फंसे चले जाते हैं। तो एक तो हमारी लाइफस्टाइल को सही तरीके से रखें। पूरा जो विश्व जो बनना चला है वो सूर्य और चंद्र के ऊपर है, उसमें मैं आप सब आ जाएंगे। तो सूर्य व चंद्र के तालमेल से जो सीजनल बदलाव आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारी खान पान होनी चाहिए। और योग के माध्यम से अगर हमने हमारी सोच को सही तरीके से रखा, और वो सोच अगर हमारी कंट्रोल में रही, कंट्रोल का मतलब अवेकनेस में रहे, जो सोच रहे वो तो सोच चलेगी, पर हमें उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन का एक सॉफ्टवेयर डाल रखा है, तो बहुत सारे वायरस से हम बच सकते हैं। डॉक्टर चिराग, कोई आपकी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस एक अगर आप शेयर कर सके कि जिससे आपने योग, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी और लाइफ साइंस के ऊपर जो आपकी एक्सपर्टी हासिल की है, इसमें पूरे लाइफ में एक ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि जो लोगों के लिए मोटिवेटेड हो जाए, अगर ऐसा कुछ आप शेयर कर सकते हैं तो। मैं बता रहा हूँ, जो मुझे अपील किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हो सकता है कई लोग उसको बायरिफिकेशन अलग तरीके से भी करें। मेरे पास एक कच्छ से भाई साहब आए थे, जिसको मैंने रिपोर्ट्स देख के मुझे पता चला कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको पूछा कि आप थायराइड की दवाई लेते हैं? उसका जवाब था, मैं दवाई के बारे में नास्तिक हूँ, मैं दवाई नहीं लेता। तब मुझे पता चला नास्तिक होना मतलब दवाई नहीं लेना भी हो सकता है। मेरे अंदर तब तक ये मैच्योरिटी नहीं थी। फिर मैंने उसको सजेस्ट किया, तो नेक्स्ट डे पे लेबोरेटरी से रिपोर्ट किया, तो जो 3% की गड़बड़ी थी वो 2% ज्यादा आई, 5% हो गई। तो बोला हो ही नहीं सकता, मैं कभी दवाई लूंगा नहीं अपनी लाइफ में। मैंने दूसरी जगह पे रिपोर्ट करवाया तो वापस 2% बढ़ गया सर, 7% आ गया। अब मैंने 10 दिन तक तो उसको जो योग प्राणायाम नेचुरोपैथी जो करना था करा। मैं डर रहा था कि इसको फायदा की जगह तो बढ़ रहा है। फिर कभी कभी होता है ना कि जैसे डॉक्टर तो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है, पर आप 50-60 साल से जिस शरीर में रहते हो तो आप यू आर मोर सीनियर देन मी। इसलिए शरीर जो बोल रहा है उसकी लैंग्वेज को कैसे सुने और उसको लैंग्वेज के समझ के कैसे शरीर को रिस्पॉन्स दे, वही तो नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा। तो वो मेरे पास आए, उसने मुझे बताया कि मुझे उस पता चल गया क्यों हो रहा है। मैंने बोला प्लीज आप मुझे बताइए। उसने बोला आप फोन बंद करो। फिर उसने पूरी कहानी बताई कि मैं केन्या में बॉर्न हुआ था। केन्या में बॉर्न होने के बाद यूके में पढ़ने गया। पढ़ते समय मुझे एक लड़की से प्यार हुआ, शादी हो गई, 28 साल की मेरी उम्र थी। और फिर मेरा 37-38 यानी 9 साल में डिवोर्स हो गया। 2 बच्चे थे, मैं लेके मेरे इंडिया में आ गया, क्योंकि वहाँ पे कौन संभाले, और मुझे रीमैरिज करना नहीं था। तो मैंने बोला इसमें थायराइड कहाँ से आया? तो बोला आप सुनो पूरी बात। उसने मुझे बताया कि एक अभी मेरे अंदर जो जुनून था, किया, बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, अब मैं फ्री बैठता हूँ तो गार्डन में, अपनी ऑफिस में, जहाँ जहाँ फ्री बैठता हूँ मैं सोचता हूँ वो कहाँ होगी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे मौका दी होगी। तो मैंने बोला उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बोला कि नहीं, अब मेरे अंदर मन में भावना आ रही है मैं रिवेंज लूँ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पता चल जाए, मैंने फेसबुक चेक किया,
मैंने गूगल चेक किया तो उसकी सरनेम बदल गई होगी। मैंने बोला रिवेंज का मतलब बोला कि मुझे को कपाल भाती करनी है, पपैया खाना है, सब मैं जेल में नहीं खा सकता। मैंने बोला जेल कहाँ से, अब तो मुझे उसका मर्डर करना है। तो उसने रिवेंज लेने की भावना इतनी बढ़ गई, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर योग के हिसाब से थायराइड ग्लैंड जो है, विशुद्धि चक्र, जहाँ पे दया करुणा क्षमा का भाव है, लेट गो, जाने दो, तो अगर वो जब भी डिस्टर्ब होता है तो हमारे वोकल कॉर्ड के संबंधित या लेरिंग्स फेरिंग या टॉन्सिल या तो थायराइड के ऊपर असर आता है। इसीलिए जब कोई भी आप देखिए, कोई छोटी बच्चे को सुला रही है उसकी माँ, वो कोई संगीत की तजज्ञ नहीं है, विशारद नहीं है, फिर भी उसकी लोरी से क्या हो जाता है, बच्चा सो जाता है। और बच्चा सोने के बाद वापस उठा, रड़ रहा है, सो रहा है, वापस सो जाएगा। ट्रैंक्विलाइजर इफेक्ट क्यों होती है? क्योंकि जो मदर का खाना खाते समय उठाता है बच्चा, कपड़े बदल रही है नहाने के लिए और कपड़े वापस पहन के आ रही है, उसको स्नान आधा करके वापस आना पड़ रहा है, तो जो नींद छीन ले, भूख छीन ले, आपको चैन छीन ले, उसको भी माफ कर देती है माँ। इसलिए क्या होता है, वो बच्चा उसके ट्रैंक्विलाइजर इफेक्ट में रहता है। यहाँ पे उल्टा हुआ, उसका जैसे लता मंगेशकर होगी ना, उसका गाना लगा दो जोर से रोएगा, क्योंकि उसके अंदर एक कंठ अच्छा है पर वो भाव नहीं है, लेट गो। हाँ, तो अब परिस्थिति ये हुई, मुझे ये समझ में आ गया, तो मैंने उसको एक सूत्र दिया कि आपको क्या करना है। मैं उसको बोलूँ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो तो बोलेंगे क्यों नहीं करूँ। तो क्रॉस साइकोलॉजी होती है, उस हिसाब से मैंने उसको सपोर्ट किया कि अच्छा आप मारना चाहते हो, कैसे मारोगे, आपको खून पूरा भूकोगे, खून निकलेगा। तो बोला कि डॉक्टर साहब मरवा के छोड़ोगे। मैंने बोला नहीं, मरवाना नहीं, इसलिए तो ऐसा बोल रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने उसका सपोर्ट किया तो उल्टा चले गए। मैं अगर उल्टा चाहता तो वो मेरे अपोजिट में रहते। तो बोला मुझे तो निकालो। तो हमने उसको एक सूत्र दिया कि भाई मैं सबको माफ कर रहा हूँ, सब मुझे माफ कर दे, मैं सबको माफ कर रहा हूँ, सब मुझे माफ कर दे। मेरे पास वो 24 दिन रहे सर। 18वें दिन पे मैंने रिपोर्ट किया तो नॉर्मल आ चुका। 3-4 दिन रह के दोबारा दूसरी बार रिपोर्ट करवाया, वो नॉर्मल। कच्छ में जा एक बार रिपोर्ट करा, वो भी मेरे पास 3 कॉपी पड़ा है सर, और आज तक थायराइड नॉर्मल है, क्योंकि अभी उसके एंट्री जहाँ से थी वहां से एग्जिट हो गई। तो मनोमय कोष से कोई बीमारी होती है और स्थूल शरीर में आ जाती है तो ना पड़ता है। फिर खान पान रहन सहन की कितनी भी बात करूं, तो मेरा मैसेज ये है कि अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सीलरेटर तीनों चीज का कंट्रोल करना है। कोई सिर्फ स्टीयरिंग घुमाता रहे और ब्रेक एक्सीलरेटर पे ध्यान ना दे, सिर्फ स्टीयरिंग पे ना ध्यान दे के ब्रेक एक्सीलरेटर पे ध्यान दे, तो गाड़ी वहीं रहती है। तो तंदुरुस्ती की गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग जो है वो हमारा सोच है, जो आज के युवाओं को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारी ब्रेक है वो हमारी लाइफस्टाइल है, और एक्सीलरेटर जो है वो हमारा फूड है। ये तीनों चीज जब अगर हम सही तरीके से संभालते हुए उसको ड्राइव करना सीख जाए, वो अच्छा ड्राइवर यानी अच्छा योगी बनता है, अच्छा साधक बनता है। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आज के युवाओं के लिए कुछ ऐसा एक मैसेज दिया जाए जिससे कि इनका तो रुझान युवाओं को सर ये समझना पड़ेगा, कई युवा ऐसे है सर कि सिर्फ वो ध्यान में लग गए तो योगा ही कर रहे हैं। कई युवा ऐसे है जो डाइटिंग पे चढ़ गए तो कसरत वगैरह जिम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डाइटिंग भी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे है जो कसरत जिम कर रहे हैं और सोच रहे हैं खा पी सब सकते हैं, सिर्फ कसरत करो। तो उन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि शरीर की तंदुरुस्ती के लिए 3-4 जो टूल है, जो फीचर्स है, वो साइमल्टेनियसली एक ही समय पे अगर हम सही डायरेक्शन में चलाएंगे तो गाड़ी मूव होने वाली है। एक को कर दे और दूसरे को टच नहीं करे तो मतलब फायदा नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरा ऐसा मानना है कि आपके विचार जो है आज हमारे बीच में जो वार्ता हुई है, आपके विचार लोगों तक पहुंचेंगे और उनके जीवन को बदलने में सहायक होंगे। ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको भी देता हूं और अपने लिए भी रखता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।